Hello students, now we have to start the next topic of the chapter number 4, chapter number 3rd, that is the human reproduction. So the topic is the gametogenesis and related cycle. So what is the gametogenesis? Gametogenesis is the process of formation of haploid gamete from undifferentiated diploid germ cell. ओके हमारी जो टेस्टीज होती हैं उन टेस्टीज के अंदर एक ट्यूब्यूल होता है, इसको हम सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स नाम दिया था। उसके अंदर जो सेल होती है, दीज सेल्स आर नोन एज द जर्म सेल। दीज जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द sperm. Okay, so the process of formation of the sperm is known as the spermatogenesis, where the formation of ovum is known as the oogenesis. So we have to study in male. Listen that if we study that in male, so what we can see? Okay, we see that definition. What is that? That is the process of formation of sperm known as the spermatogenesis. In the semiferous tubule, there is the cell. This cell is known as the primordial germ cell, PGC. Okay, this PGC cell start the formation of the sperm. Okay, so they can be complete in the 4 steps. What are the 4 steps? First step is multiplication phase. Second phase is known as the growth phase. Third phase is known as the maturation phase, and fourth one is differentiation phase. Okay, so in first phase, the primordial germ cell undergoes the division. Okay, so which cell? These cells are present in the semiferous tubules, where we can say these cells are present in the semiferous tubules, multiply by the mitotic division. ओके, इन सेल को हम लोग बोल रहे हैं कि ये सेल जो होती है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल के नाम से जानते हैं। और ये सेल जो है फर्स्ट रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगी। माइटोटिक डिवीजन मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे और वही कितने में रह जाएंगे, दे बिकम डिवाइड टू फॉर्म द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जो सेल बनकर आएगी उस सेल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दिया गया है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकंड स्टेज में जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। ओके, ग्रोथ फेज के अंदर सिर्फ जो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो हैं उनकी साइज बड़ी है, कुछ नहीं हुआ है, ओनली द साइज बिकम इंक्रीज। उनकी साइज इंक्रीज हुई है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। थर्ड फेज जो होती है मैच्योरेशन फेज कहलाती है। इस मैच्योरेशन फेज के अंदर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो होती हैं, दिस स्पर्मेटोसाइट सेल देन अंडरगोज द फर्स्ट म्यूसिस। अब ये 46 वाली जो सेल है वह किस में चली जाएगी? दे अंडरगोज द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। ओके, व्हाट इज दैट? दे अंडरगोज द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ओके, अगर ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में जाती है तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में जाने के बाद इसमें सेल का नंबर कितना हो जाएगा? 2 सेल बनेगी, जिसका नंबर हो जाएगा 23 क्रोमोसोम, जिसको हम आगे चलकर बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखिए पहले क्या हुआ था? पहले हमारे पास जो है वो म्यूटिक डिवीजन हुआ था। म्यूटिक डिवीजन में क्या हुआ था कि हमारे पास जो सेल बनी थी वो 2 सेल बनेगी। वो सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहे थे? 46, क्योंकि म्यूटिक डिवीजन में हमेशा कितने बनने चाहिए? 46। उसके बाद जो डिवीजन हुआ था वो डिवीजन कहलाया था मियोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? हाफ। तो 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे और यह सक्सेसिवली वापिस एक बार और डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद जो सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकंड म्यूटिक डिवीजन में चली जाएगी और एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी? टोटल 4 इक्वल सेल्स बन जाएंगी।
उनको 4 इक्वल सेल को हम लोग बोल रहे हैं 4 इक्वल स्पर्मेटाइड्स। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक सेल थी, उसमें माइटोसिस हुआ था, माइटोसिस से 1 से 2 बनी थी, वो जो 2 सेल में से एक सेल वापिस डिवाइड होगी, जिसे फर्स्ट मियोसिस कहा गया था। मियोसिस में 1 से 2 बनी, फिर वो सक्सेसिवली वापस डिवाइड हुई और बन गई हमारे पास 4 सेल। तो हमारे पास क्या बने, 4 स्पर्मेटाइड्स। क्या बोला गया, वी हैव 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड। ओके, ये स्पर्मेटाइड जो होते हैं ये क्या किस में ट्रांसफर होंगे, दे अंडरगोज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। वो किस में ट्रांसफर होंगे, वह ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। उस प्रोसेस को बोला गया है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बनना चाहिए, हमारे पास बनना चाहिए दैट इज स्पर्मेटाइड ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर हमारे पास जो भी सेल किसके अंदर एम्बेडेड है, वह एम्बेडेड है हमारी नर्स सेल में, और वह नर्स सेल में एम्बेडेड होने के बाद वह किस में चेंज हुई है, वह चेंज हुई स्पर्म में। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। किसका, स्पर्मेटाइड का स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में चेंज होने की प्रोसेस कहलाती है, वह कहलाती स्पर्मियोजेनेसिस। यह भी किसमें प्रेजेंट है, these are present in the सर्टोलाइज सेल। एंड उसके बाद ये जो है सर्टोलाइज सेल से रिलीज हो जाएगी। ये डेफिनेशन एग्जाम में बहुत आती है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फाइनली रिलीजिंग ऑफ द sperm from the fertilized cell, this process known as the spermiation। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, स्पर्मिएशन। ओके, पहले म्यूटिक डिवीजन, फिर फर्स्ट म्यूसिस, देन सेकंड म्यूसिस, एक सेल से 4 सेल बनना। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटाइड का किसमें चेंज हो जाना, स्पर्मेटाइड का चेंज हो जाना आपका किसमें, स्पर्म्स में। वह प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, उसके बाद स्पर्म जो है वह सर्टोलाइज सेल से बाहर निकल जाते हैं, वह प्रोसेस कहलाती है स्पर्मिएशन। वो प्रोसेस क्या हो गई आपकी, स्पर्मिएशन। इसको आपको बहुत अच्छा चार्ट दे रखा है बुक में, तो उस चार्ट को आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा एक साइड में, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, हम उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज द हार्मोन दैट एसेंशियल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, द मेन इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द दैट इज द हाइपोथैलेमस। देखिए हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे रूफ ऑफ द मिड ब्रेन, और उसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का नाम होता है GnRH। ओके, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करेगा, इट इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस ने क्या किया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट करने के बाद उसने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन सीक्रेट किए। कौन कौन से, FSH और LH, फॉलिकल ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो LH है उसने लाइडिक सेल, देखिए LH जो होती है वो क्या करेगी, लाइडिक सेल को स्टिमुलेट कर देगी, और लाइडिक सेल हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। LH का काम क्या होता है, दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये हमारा क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है। जबकि FSH का जो काम होता है, व्हाट इज दिस, FSH स्टिमुलेट द सर्टोलाइट सेल। वो सर्टोलाइट सेल को स्टार्ट करेगी, स्टिमुलेट करेगी, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। एंड्रोजन का एक और काम होता है कि जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको स्टार्टअप करने में हेल्प करते हैं।
शॉर्ट रिव्यू देख लीजिए। सबसे पहले हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, वह हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा? हाइपोथैलेमस कैन स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो किसको स्टार्ट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। वह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया है, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन सिक्रेट किया है GnRH। उस GnRH ने क्या काम किया है? उसने हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया है, जिसकी वजह से दो हार्मोन सिक्रेट हुए हैं, FSH और LH। FSH ने सबसे पहले लाइडिक सेल को स्टिमुलेट किया है, जिसकी वजह से एंड्रोजन सिक्रेशन हुआ है, और एंड्रोजन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। जबकि FSH ने क्या काम किया है? उसने काम किया है, what is role? The role is FSH, that is act the cell, Sertoli cell, which start the process of spermiogenesis. Okay, now this one. Next one, what can say? Now, next one में get structure of sperm. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पर्म का स्ट्रक्चर, डायग्राम के साथ बहुत पूछा जाता है। तो स्पर्मेटोजोआ और ये स्पर्म की बात करें तो जो स्पर्म जो होते हैं वह 2.5 म्यू इन डायमीटर होते हैं, और इसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 60 म्यू लंबाई होती है। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंक्लोज करती है। बॉडी जो होती है वह पूरी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज नोन एज हेड रीजन, ये इसका हेड रीजन हो गया। बीच में इसका क्या आ गया? नेक रीजन, मिडिल पीस, एंड लास्ट वन क्या हो गया? इसका टेल। तो जो होल बॉडी पार्ट बिकम डिवाइड इनटू 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडिल एंड टेल रीजन। ओके, तो अगर हम हेड रीजन की बात करें, सबसे पहले किसकी स्टडी करनी है हम लोगों को? हेड रीजन की। अगर हेड रीजन की बात की जाए तो इट इज ओवल। ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज ओवल स्ट्रक्चर। उसके ऊपर एक कैप प्रेजेंट होती है। सी दैट दिस कैप इज नोन एज एक्रोसोम। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि एग के अंदर पेनिट्रेशन जो होता है, एग की जो मेम्ब्रेन होती है, विचलाइन मेम्ब्रेन, उसको पेनिट्रेट करने का काम करेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा। इसके अंदर आपका खुद का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेकंड वन अगर रीजन की बात की जाए तो सेकंड रीजन हमारे पास क्या होता है? द रीजन इज नोन एज द नेक रीजन। नेक रीजन के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो 90 डिग्री की राइट एंगल पर मूव करता है पूरा नीचे की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन पार्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट वन पार्ट हमारा कौन सा होता है? डेट इज द मिडिल पीस। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो दिस वन इज नोन एज द मिडिल पीस। मिडिल पीस में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दे कंटेन लॉट्स अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या काम होता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। इसका एक ही काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन का। एनर्जी क्यों देना है भैया? ओके, तो एनर्जी देना है हम लोगों का के लिए, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है कि यह सेल को फीमेल बॉडी के अंदर मूवमेंट करने पर, यूटेराइन ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज नोन द टेल रीजन। ओके, टेल रीजन की बात की जाए तो इसका जो टेल रीजन होता है उसका एक ही फंक्शन होता है कि इसके अंदर तो पहले तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ट्रांसफरली, और ये वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन की वजह से फीमेल की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। ह्यूमन बीइंग जो होता है जब उसमें इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म के साथ क्या मिल जाएगा? फ्लूइड, जो आपका सेमिनल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो मिल जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीमन में। ओके, तो जो सीमन होता है, ओके, ये जो सीमन होता है वो सीमन इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, पहली चीज। उसके बाद जो है एक ड्यूरिंग सिंगल इजैकुलेशन, जो सिंगल इजैकुलेशन होता है उसमें 200 to 300 स्पर्म जो होता है वह एक रिप्रोडक्टिव या कॉटेस एक्टिविटीज में फॉर्म किए जाते हैं।
नॉर्मल फर्टिलाइजेशन 100 में से 60% जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, और 40% जो होते हैं वो विग्रेसली इमोटाइल होते हैं और वह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, वो डेड हो जाते हैं, उसमें टेल नहीं होती। बहुत से रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो फीमेल डक तक नहीं पहुंच पाते हैं। थैंक यू। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड।